बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड कोलोनिक पोलिप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट व्हाट इज मेंट बाय पोलिप्स? फर्स्ट, इट इज द ग्रोथ ऑफ टिश्यू विद इन द कोलोन। अगर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ हो जाए, दैट इज कॉल्ड कोलोनिक पोलिप्स। ग्रॉसली कैरेक्टराइज्ड बाय पोलिप्स में बी फ्लैट, sessile, are pedunculated on the basis of protrusion into colonic lumen। इसका मतलब ये है कि जो कोलोनिक पोलिप्स है, अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन का एक सेगमेंट लेते हैं, इमेजिन करें दिस इज द सेगमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अगर एक पोलिप्स है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से इस तरह निकला है, दीज आर कॉल्ड सीसाइल पोलिप्स। लेकिन अगर एक पोलिप है वो इस तरह निकला है एंड एट दिस पोलिप हैज अ स्टॉक, जिसके अंदर क्या हो, स्टॉक हो, इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग इन पोलिप्स में देखें, दीज आर द पोलिप्स, दीज आर इंटेस्टाइनल म्यूकोजा एंड इन बिटवीन द पोलिप्स एंड म्यूकोजा देयर इज अ स्टॉक। तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक कंटेनिंग पोलिप इज कॉल्ड पेडंकुलेटेड पोलिप्स। और जिस पोलिप्स के अंदर स्टॉक नहीं हो, वो डायरेक्टली एडहेरेंट हो म्यूकोजा के साथ, उसको हम सी साइल पोलिप्स कहते हैं। ठीक है जी। अब इसमें देखें, हिस्टोलॉजिक टाइप्स बेसिस पे इसको हम डिवाइड करते हैं। सम पोलिप्स में बी नॉन न्यू प्लास्टिक, दे आर नॉन कैंसरस, बट सम पोलिप्स आर न्यू प्लास्टिक। अब आते हैं वो पोलिप्स जो न्यू प्लास्टिक नहीं है, जिससे कैंसर के चांसेस कम होते हैं। दैट इज हमार्टोमेटस पोलिप्स। दैट इज सोलेटरी, मीन सिंगल लेजन, डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इनटू कैंसर। ग्रोथ ऑफ नॉर्मल कोलोनिक टिश्यू विद डिस्टॉर्टेड आर्किटेक्चर। इसका मतलब यह है कि ये नॉर्मल कोलोनिक टिश्यूज ही होते हैं, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर जो है वो एबनॉर्मल होती है एंड दैट इज एसोसिएटेड विद प्यूट्स जेगर सिंड्रोम। इसको आप स्टार करें, व्हाट इज प्यूट्स जेगर सिंड्रोम। और प्यूट्स जेगर सिंड्रोम के जो क्वेश्चन है वो किस स्टाइल में आते हैं, अभी हम थोड़ी देर तक डिस्कस करेंगे। एंड जुवेनाइल पोलिपोसिस। तो हमार्टोमेटस पोलिप्स इज अ benign solitary lesion polyp and they has no potential to transform into cancer, and these polyps are the growth of normal colonic tissue having distorted architecture। इसके बाद है hyperplastic polyps। It is the most common, generally smaller and predominantly located in the rectosigmoid region, occasionally evolve into serrated polyps and more advanced lesion। जो hyperplastic है ये भी कैंसरस नहीं है, बिकॉज दीज ऑल आर नॉन न्यू प्लास्टिक पोलिप्स। ये भी कैंसरस नहीं है, बट दीज पोलिप्स कैन कॉज एडवांस लीजन। फिर इसके बाद इंफ्लेमेटरी सूडो पोलिप्स है, ड्यू टू म्यूकोजल इरूजन इन इंफ्लेमेटरी डिजीज। जो इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज है लाइक आईबीडी, विच कंटेन क्रोन डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसके अंदर जो है कभी कभार म्यूकोजल इरोजन से जो पोलिप्स बनते हैं, दे आर कॉल्ड इंफ्लेमेटरी सूडो पोलिप्स। अब ये ट्रू पोलिप्स नहीं होते, दे आर फॉल्स पोलिप, देयरफॉर दे आर कॉल्ड ऑफ सूडो पोलिप्स। फिर इसके बाद म्यूकोजल पोलिप्स है, दे आर स्मॉल, यूजुअली लेस देन 5 मिलीमीटर, look similar to normal mucosa, clinically insignificant, they are remain asymptomatic for longer time। इसके बाद सब म्यूकोजल पोलिप्स है, may include lipomas, leiomyomas, fibromas and other lesion। तो अभी तक जितने भी हमने पढ़े उन सब के अंदर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द फर्स्ट वन इज हमार्टोमेटस पोलिप्स एंड हाइपरप्लास्टिक। तो नॉन कैंसरस के अंदर जितने भी है, उनमें अगर किसी ऐसी पोलिप्स के बारे में पूछा जाए जिसमें एडवांस लीजन के चांसेस ज़्यादा होती हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरप्लास्टिक पोलिप्स। इसके बाद आते हैं पोटेंशियली मेलिग्नेंट, मतलब वो पोलिप्स जिसमें मेलिग्नेंसी की कैपेबिलिटी होती है, जो कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसमें द फर्स्ट वन इज एडिनोमेटस पोलिप्स। ठीक है, इट इज न्यू प्लास्टिक इन नेचर थ्रू क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी पाथवे with mutation in APC gene and KRAS, very important। तो APC stand for adenomatous polyposis coli gene, adenomatous polyposis coli gene and KRAS, their mutation can cause adenomatous polyps, and these polyps has a less histology, has less malignant potential than vellus। इसमें हमारे पास दो तरह के होते हैं, वेलस जो है और एक ट्यूबुलर होता है। एक होता है ट्यूबुलर और एक क्या होता है, वेलस। जो एडिनोमेटस टाइप ट्यूबुलर है, इट हैज मोर पोटेंशियल टू कैंसर, वेलस हैज लेस पोटेंशियल टू कैंसर। फिर इसके बाद है ट्यूबोवेलस, मतलब वो पोलिप्स जिसमें ट्यूबुल और वेलस दोनों हो, हैज इंटरमीडिएट मैलिग्नेंट पोटेंशियल, यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक, में प्रेजेंट विद अकल्ट ब्लीडिंग। अकल्ट मीन हेडन ब्लीडिंग। पेशेंट आते हैं पेलर के साथ, अनीमिया के साथ, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। पेशेंट को देखते हैं तो उसकी जो वेट है
वो आहिस्ता आहिस्ता लॉस होती जा रही होती है। इट इज कॉल्ड अकल्ट ब्लीडिंग। एक होते हैं सेरेटेड पोलिप्स। दीज आर न्यू प्लास्टिक, ये दोनों न्यू प्लास्टिक है, कैरेक्टराइज बाय CpG आइसलैंड मिथाइलेटर फिनोटाइप। मतलब ये है कि CIMP, दैट इज साइटोसिन बेस फॉलोड बाय गुआनिन लिंक बाय फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये जीन है CpG म्यूटेशन कैन काज सेरेटेड पोलिप्स। डिफेक्ट जो है वो मिसमैच रिपेयर जीन में होता है, जिसको हम MLH1 कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली व्हेन आई गिव माय MRCP एग्जाम, वन ऑफ द क्वेश्चन इज दिस कि which of the following new plastic colonic polyp has a most common association with DNA mismatch repair gene which is MLH1, that is called serrated polyps। तो मैं यहाँ से दो तीन चीजें बताऊँ। जो APC और K रास है, that is adenomatous polyps, और जो MLH1 है, that is serrated polyps। Mutation lead to microsatellite instability and mutation in BRAF gene। और इसके अंदर आप लोगों ने याद रखना है, जिस तरह हमने एट्रियल फ्लटर पढ़ा था कि उसमें sawtooth appearance of ECG है, but if you see serrated polyps they look like sawtooth appearance of crypt on biopsy। तो जो कोलोनिक म्यूकोजा है उसकी जो बायोप्सी है उसके अंदर sawtooth appearance आती है। up to 20% of the cases sporadic and it these polyps may lead to colorectal carcinoma। ये न्यू प्लास्टिक है और आप लोग को पता है जो न्यू प्लास्टिक है उसमें क्या होता है, देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। ये वाली चीज याद रखे, ये कोलोनिक म्यूकोजा है। अगर आप देखें तो ये वाले जो पोलिप्स है ये म्यूकोजा के साथ एडहेरेंट है, टच है, दीज आर सीसाइल। और ये वाले जो पोलिप है, मतलब इसके अंदर देखे दिस इज द पोलिप, लेकिन इसके अंदर म्यूकोजा और इसके दरमियान क्या है, स्टाक है, दैट इज कॉल्ड पेडंकुलेटेड। सीसाइल पोलिप्स इज मोर डेंजरस देन पेडंकुलेटेड पोलिप्स। ये स्टाक कंटेनिंग पोलिप्स होता है, दैट इज कॉल्ड पेडंकुलेटेड। ठीक है जी। इसके बाद अब नेक्स्ट फाइंडिंग की तरफ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पोलीपोसिस सिंड्रोम, अ वेरी वेरी फेवरेट फॉर एग्जामिनर इन GAT। तो एवरीवन शुड फोकस ऑन दिस एरिया। और आई थिंक यहाँ से किसी भी आप लोग एग्जाम में जाएंगे, चाहे NRE 1 में हो, प्लेब में हो, USMLE में हो, FCPS में हो, MDMS में हो, एवरी एग्जाम 1 MCQs फ्रॉम दिस टॉपिक। तो प्लीज गौर से देखें और हर एक चीज समझने की कोशिश करें। Number first is called, that is called FAB, familial adenomatous polyposis। It is an autosomal dominant mutation of adenomatous polyposis coli। It is a tumor suppressor gene, lies on chromosome 5। ये किस पे होता है, 5। Thousands of polyps arise starting after puberty and it can lead to involvement of the whole colon, therefore it is called pancolonic। Always involve the rectum and prophylactic colectomy or else 100% progress to colorectal cancer। तो एक्चुअली ऐसा ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन जिसमें APC जीन म्यूटेशन की वजह से thousands ऑफ abnormal polyps बने हो, especially in the rectum area throughout the whole colon, that is familial adenomatous polyposis coli। और इसकी जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, रिमूव दैट पार्ट ऑफ colon where multiple polyps are seen। So we should go for prophylactic colectomy, otherwise there is a 100% chance that this problem can progress toward colorectal carcinoma। इसके बाद है गार्डिनर सिंड्रोम। गार्डिनर सिंड्रोम में याद रखें, देयर इज फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस कोलाई। अगर एक पेशेंट है उसको ये मसला भी है और साथ में ओशियस और सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर है, लाइक ओस्टियोमा ऑफ द स्कल और मैंडिबल, थिंक अबाउट गार्डिनर सिंड्रोम। इसमें सिर्फ आप लोगों ने इतना याद रखना है कि अगर पोलिपोसिस एडिनोमेटस कोलाई, जो फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस के साथ अगर सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर हो, ओस्टियोमा ऑफ द स्कल और मैंडिबल, थिंक अबाउट गार्डिनर सिंड्रोम। और अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि एक पेशेंट है उसको फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस कोलाई है और उसमें CNS ट्यूमर है, मेलिग्नेंट CNS ट्यूमर, लाइक मेडुलोब्लास्टोमा या ग्लायोब्लायोमा, थिंक अबाउट टर्काट सिंड्रोम। तो गार्डिनर सिंड्रोम और टर्काट सिंड्रोम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों की पहले सिमिलरिटी ये है कि इसमें भी फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस है, इसमें भी है, लेकिन इसमें एडिनोमेटस पोलिपोसिस के साथ सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर है, दैट इज कॉल्ड ओस्टियोमा ऑफ द स्कल एंड मैंडिबल। और इसके अंदर क्या है, मेलिग्नेंट CNS ट्यूमर है। ठीक है जी। फिर है प्यूट्स जेगर सिंड्रोम, वेरी वेरी फेवरेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम containing numerous hamartomatous polyps throughout GI tract along with
दिस वेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, इसके लिए स्पेशल है कि ऐसा डिजीज जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है और इसके अंदर क्या है, देयर इज मल्टीपल पोलिप्स फॉर्मेशन थ्रू आउट द होल जेटी, बट अलॉन्ग विद दोस पोलिप देयर विल बी हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल ऑन द माउथ, लिप्स, हैंड एंड जेनेटिलिया। इसको हम पेरी ओरल पिगमेंटेशन कहते हैं। अराउंड द लिप्स, around the oral cavity, there will be hyperpigmentation that is known as Peutz-Jeghers syndrome। इसका मतलब यह है कि ऐसा autosomal dominant condition which is characterized by hamartomatous polyps of the whole GAT, but that lead to also pigmentation on the macule, pigmentation on the mouth, lips and hand, that is Peutz-Jeghers syndrome। It has increased risk of breast and GI cancer, colorectal, stomach, small bowel and pancreatic। इसके बाद है जुवेनाइल पोलिपोसिस सिंड्रोम। ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम है इन चिल्ड्रन typically less than 5 years of old, featuring numerous hematomatous polyps in colon, stomach, small bowel। Again, this juvenile polyposis syndrome JPS again increase risk of colorectal carcinoma। एक है muties associated polyposis syndrome, it is autosomal recessive, that is disorder of muti gene। what is muti gene? that is responsible for DNA repair। अगर ये जीन म्यूटेट हो जाए तो अगर सेल के अंदर डैमेज हो जाए तो वहाँ पे DNA रिपेयरिंग नहीं होगी, and that will again increase risk of colorectal cancer। इसलिए इन म्यूट एसोसिएटेड पोलिपोसिस के साथ साथ कोलोरेक्टल कैंसर के साथ साथ ड्यूडेनल एडिनोमा, ओवेरियन एंड ब्लैडर कैंसर के चांसेस भी हो सकते हैं। इसको अगर हम यहाँ से और से देखें, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसको हमने याद कैसे करना है, तो वो चीज़ आप लोगों ने यहाँ से याद रखना है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू पीपल मस्ट नो फॉर एग्जाम, उसको आप लोग और से देखें कि उसमें आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ याद रखनी है। नंबर वन, देखिए, फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस कोलाई, अगर आप इसको और से देखें, दैट इज कॉल्ड ऑटोसोमल डोमिनेंट। फिर आते हैं इसके नीचे दिस प्यूट्स जेगर सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट। फिर जुवेनाइल पोलिपोसिस सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ऑल पोलिपोसिस सिंड्रोम जिसके अंदर मल्टीपल पोलिप्स फॉर्मेशन होती है, दे आर ऑटोसोमल डोमिनेंट एक्सेप्ट ऑफ वन पोलिपोसिस दैट इज म्यूट पोलिपोसिस दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। तो देखिए, एक होता है किताब पढ़ना और एक होता है किताब से पॉइंट निकालना। तो आप लोग अगर एग्जाम में पास होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यार मैं ऐसा चीज़ पढूं कि दूसरे से डिफरेंट भी हो और मेरा उससे एग्जाम भी आसानी से क्लियर हो जाए, तो आप लोगों ने इस तरह की पढ़ाई को बिल्ड करनी है। और इस तरह की पढ़ाई बिल्ड करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग की जो एग्जाम है वो बिल्कुल आराम से आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे लेके ऑल पोलिपोसिस आर ऑटोसोमल डोमिनेंट एक्सेप्ट म्यूट एसोसिएटेड पोलिपोसिस कोलाई सिंड्रोम, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। इसके बाद नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड लेच लैंड सिंड्रोम। लैंड सिंड्रोम का मतलब होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड HNPCC, वेरी इंपॉर्टेंट, हेरिडिटरी नॉन पोलिपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। इसके अंदर नॉन पोलिपोसिस, इट इज a hereditary, it has genetic problem but there is no polyps but it again lead to colorectal cancer। तो hereditary non polyposis colorectal carcinoma is called Lynch syndrome। इसमें ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। म्यूटेशन इसमें डीएनए मिसमैच रिपेयर में होता है, MLH1 MSH2 with subsequent microsatellite instability। 80% of the patient progress toward colorectal carcinoma। Proximal colon is always involved, associated with endometrial, ovarian, skin cancer। इसलिए मैरिल लिंच हैज सीओस। सीओस का मतलब यह है कि जिसको लिंच सिंड्रोम है, हेरिडिटरी नॉन पोलिपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, इट हैज अ रिस्क फॉर कोलोन कैंसर, एंडोमेट्रियल, ओवेरियन कैंसर एंड स्किन कैंसर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जस्ट एक छोटा सा टॉपिक है, इसको याद रखें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक पेशेंट है उसको कोलोन कैंसर के सिम्टम है, उसको ब्लीडिंग पर रेक्टम है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, और उस एग्जाम के अंदर ये भी बताया गया है कि द पेशेंट हैज आल्सो फॉर एग्जांपल लाइक एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर या स्किन कैंसर। तो जब कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर एंडोमेट्रियल, ओवेरियन इन फीमेल बट स्किन इन बोथ मेल एंड फीमेल आ जाए विद नॉन पोलिपोस कंडीशन, थिंक अबाउट लेंस सिंड्रोम। इसके बाद है कोलोरेक्टल कैंसर। तो कोलोरेक्टल कैंसर में देखिए एपिडेमियोलॉजी में मोस्ट पेशेंट आर more than 50 year old and 25% has a family history। इट्स मीन कि जिन लोगों को कोलोन कैंसर है, लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर हो,
तो उसमें 50% से ज़्यादा लोग आते हैं कि मतलब उनकी जो एज है वो क्या होती है 50+। सो कोलोन कैंसर यूजुअली अफेक्ट एज्ड पीपल एंड इट हैज 25% फैमिली हिस्ट्री। रिस्क फैक्टर आर एडिनोमेटस एंड सेरेड पोलिप्स, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा these two types are what they are cancerous polyps। फिर familial cancer syndrome like IBD, tobacco use, diet of processed meat with low fiber diet, these all are the risk factor for colorectal cancer। प्रेजेंटेशन के लिहाज से मोस्ट कॉमन साइट इज रेक्टोसिग्माइड, then ascending colon and descending colon। Most patients are asymptomatic right side colon cancer, they affect सीकम या ascending colon, क्योंकि हमारी जो ascending colon है वो राइट साइड पे होती है। और यहाँ पे लेके इट इज एसोसिएटेड विद अकल ब्लीडिंग, बट लेफ्ट साइडेड रेक्टोसिग्माइड एसोसिएटेड विद हेमेटोचीजिया एंड obstruction। तो आप लोग को मैं आसानी के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो यहाँ पे एक बात बताते हैं कि जिस पेशेंट को कोलोन कैंसर राइट साइड पे होता है उससे ब्लीडिंग होती है, और जिस पेशेंट को कोलोन कैंसर लेफ्ट साइड पे होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो राइट साइडेड कोलोन कैंसर ब्लीड, लेफ्ट साइडेड कोलोन कैंसर ऑब्स्ट्रक्ट। राइट साइड से मुराद आइदर सीकम और असेंडिंग कोलोन, और जो लेफ्ट साइडेड कैंसर है इट इज रेक्टोसिग्माइड और डिसेंडिंग कोलोन। तो जो असेंडिंग कोलोन है राइट साइड, इसमें बाहर की तरफ एक्सोफाइटिक मास होती है, और क्रोनिक ब्लड लॉस की वजह से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच टाइप ऑफ अनीमिया यू विल सी इन कोलोरेक्टल कैंसर, दैट विल बी नोन एज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के अंदर जो HB लेवल है वो भी लो है, और जो MCV है वो लेस देन 80 होता है। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं डिसेंडिंग कोलोन। इसमें इन्फिल्ट्रेटिंग मास, इसमें एक्सोफाइटिक है, इसमें जो कोलोन है उससे मास बाहर की तरफ जाती है, और दूसरे में मास अंदर की तरफ आती है। एक्फिल्ट्रेटिंग, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, कूली की पेन एंड समटाइम फ्रेश ब्लड इन द स्टूल, कैन प्रेजेंट विद स्ट्रेप्टोकोकस बोविस जिसको हम गैलोलाइटिकस कहते हैं, बैक्टीरिया। इफ दिस बैक्टीरिया फ्रॉम कोलोन कैंसर दे कैन एंटर टू द ब्लड, इट कैन कॉज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। जो मैंने CVS में आप लोग को बताया था कि अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो और उसको पहले से कोलोन कैंसर हो, थिंक अबाउट स्ट्रेप्टोकोकस बोविस और गैलोलाइटिकस। ठीक है। अब इसकी जो डायग्नोज है वो हम कैसे करेंगे, अब डायग्नोज की तरफ जाएंगे तो यू पीपल विल नो कि हाउ वी कैन डायग्नोज द कंडीशन। तो जो डायग्नोज है उसमें आप लोगों को याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी इजी। इसमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इन अ मेल whose age is more than 50 year old or post menopausal female arises suspicious। जो फीमेल आफ्टर 51 ईयर है, पोस्ट मिनोपॉजल है, या जो मेल 50+ है, उसमें अगर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया आ जाए, क्या आ जाए, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है इसकी जो स्क्रीनिंग है कैसे करनी है। एवरेज रिस्क, स्क्रीन एट 45 एज विथ कोलोनोस्कोपी। अगर पोलिप्स है then alternative flexible sigmoidoscopy, fecal occult blood testing, fecal immunochemical testing, फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग और फीकल DNA और CT कोलोनोग्राफी। तो डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है वो किस सिम्टम के साथ आए हैं, तो सिम्टम को देखते हुए अब पेशेंट किस तरह की टेस्टिंग कराते हैं। पेशेंट विद फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हु हैज कोलोन कैंसर, स्क्रीन एट 40। हमेशा याद रखें अगर एक पेशेंट है उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो उसकी जो कोलोन कैंसर की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो उसकी स्क्रीनिंग 40 ईयर में कराई जाती है विद कोलोनोस्कोपी, और 10 ईयर प्रायर टू रिलेटिव प्रेजेंटेशन। इट्स मीन अगर इनकी प्रेजेंटेशन किसी फैमिली मेंबर में कोलोन कैंसर की 50 ईयर थी तो उनको 40 में करना है। अगर किसी को 40 ईयर एज में किसी के कैंसर, मतलब एक मरीज आया है वो कहते हैं कि मेरे खानदान में, मेरे मतलब अपनों में एक बंदे को कोलोन कैंसर हुआ एंड दैट वर डायग्नोज अराउंड द एज ऑफ 35, और उसकी एज अभी 22 है, तो हमें 25 ईयर के अंदर इस बंदे की भी एक कोलोनोस्कोपी करनी है और साथ में इसकी स्क्रीनिंग करनी है। तो या तो बंदा जिसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, या तो उसकी कोलोनोस्कोपी बिना पूछे 40 साल में की जाए, या उस बंदे की 10 साल पहले की जाए जिसकी फैमिली मेंबर में जिस एज में डायग्नोज होता है। पेशेंट विद IBD इन 8 ईयर आफ्टर द ऑनसेट, जिनको IBD है इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस हैज अ रिस्क फॉर कोलोरेक्टल कैंसर, तो इसमें 8 साल के बाद हम स्क्रीनिंग कराते हैं। अगर आप बेरियम एनेमा करेंगे लाइक दिस, देयर विल बी लाइक दिस, जिस तरह ये एप्पल है और इसके जनाब दोनों साइड किसी ने इस तरह बाइट किया है,
इसको एपल कोरिलेशन कहते हैं। बट दिस CEA ट्यूमर मार्कर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट फॉर द डायग्नोसिस। मेजॉरिटी स्टूडेंट मैंने देखे हैं वो ये गलती करते हैं, वो कहते हैं कि CEA is used to diagnose colon cancer. No, it is good for monitoring reoccurrence only, but should not use for screening. जो CEA है, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन इन कोलोन कैंसर, अगर एक पेशेंट है तो उसमें याद रखें ये हम मॉनिटरिंग या रीअक्रेंस के लिए मतलब कर तो सकते हैं, बट इससे हम स्क्रीन या डायग्नोज नहीं कर सकते। देखें, अगर एक पेशेंट है उसकी एज जो है more than 50 ईयर है, प्लस उस पेशेंट के अंदर हमारे पास क्या है, क्रोनिक स्मोकिंग है, क्या है, क्रोनिक स्मोकिंग, प्लस इसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। सो इसका मतलब एज more than 50, क्रोनिक स्मोकिंग, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया एंड पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, थिंक अबाउट ऑलवेज कोलोरेक्टल कैंसर। इसमें वेट लॉस भी है, यू हैव टू गो फॉर ब्लड CP एंड कोलोनोस्कोपी। नॉर्मल जो एवरेज रिस्क वाला बंदा है उसकी कोलोनोस्कोपी 45 साल में करना है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है वो 40 ईयर में करनी है, जिनको IBD है तो IBD डायग्नोज होने के बाद उसकी जो स्क्रीनिंग है वो 8 साल बाद करनी है। ठीक है जी। अब इन लोगों ने ये मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस दिया है, बट दैट इज वेरी वेरी इजी। इसमें यह है कि नॉर्मल कोलोन, ये नॉर्मल कोलोन है। अब APC जीन म्यूटेशन है, एडिनोमेटिस पोलीपोसिस कोलाई जीन, एंड दिस जीन इट इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 5। ये किस पे है, 5। अगर इसमें मसला आ जाए तो फिर कोलोन एज अ रिस्क फॉर कैंसर। फिर क्या होता है, फिर ये मतलब ये है कि पोलिप्स बन जाते हैं। फिर यहाँ पे जो KRAS म्यूटेशन है, दीज टू जीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लॉस ऑफ APC इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोलोन पोलिप्स। फिर KRAS जीन में अनरेगुलेटेड इंट्रासेलुलर सिग्नल की वजह से देयर इज अ मास अराइजेस दैट इज कॉल्ड एडिनोमा। और जो P53 है और DCC लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन, दे विल इवेंचुअली लीड टू ट्यूमर जेनेसिस विच विल लीड्स टू कार्सिनोमा। ठीक है जी। तो इसमें ये चीज आप लोग को लिखी है कि एक FEC है, कास फेमिलियल एडिनोमेटस पोलीपोसिस कोलाई, और इसके अंदर माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे, म्यूटेशन और मिटाइलेशन ऑफ मिसमैच रिपेयर जीन इसमें होता है। और जिनको लिंच सिंड्रोम है इसमें कोलोरेक्टल कैंसर होता है, सेरेट पोलिप्स में होता है। तो दीज ऑल आर द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स, 3 जीन्स बताए जो कोलोरेक्टल कैंसर को प्रमोट करने में हेल्प करती है। एक APC जीन है, KRAS जीन है, और P53। but the most important one is APC, that is adenomatous polyposis coli gene, and that is located on chromosome 5. So this is guys what for today. प्लीज आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो एमओस है वो अपने दोस्तों को बताए। FCPS के लिए बहुत अच्छी पाथवे है। जिस एंगल से मैं पढ़ाता हूँ इंशाल्लाह इस एंगल से कोई भी फर्स्ट एड इतने आसान तरीके से नहीं पढ़ाएगा। तो आप लोगों से मेरी पर्सनली एक दिली रिक्वेस्ट है कि जो लोग यूनिवर्सिटियों में हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितनी प्लेटफॉर्म है, चाहे किसी का भी प्लेटफॉर्म है फर्स्ट एड का, माशाल्लाह सब अच्छे होंगे, लेकिन वो सारे पुराने अपलोड हैं, 2018-19 की हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं जो यहाँ पे पढ़ाता हूँ ये 2018-19-20 वाले फर्स्ट एड में नहीं है। तो आप लोगों से एक दिली रिक्वेस्ट है कि जो लोग यूनिवर्सिटी में हैं अपने दोस्तों को, रूममेट्स को, उनको बता दें कि वो हमारे लेक्चर ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करें कि जिसमें हम चीज़ें डालते रहें तो सबका फ़ायदा हो। और जितने लोग हैं जो एमओस हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, भाई हैं, ठीक है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को वो रिकमेंड करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो